वेलकम बैक टू द NISM रिसर्च एनालिस्ट सीरीज चैप्टर 7। सबसे पहले आप सभी को बहुत ही ज़्यादा बड़ा सॉरी, क्योंकि मैंने ये वादा किया था कि ये जो सीरीज़ है ये हम बहुत ही जल्दी ख़त्म करेंगे, लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स की वजह से मैंने चैप्टर 6 के बाद एक भी वीडियो नहीं डाली है। बहुत से लोगों के मुझे DMs है कि आप प्लीज़ इस सीरीज़ को कंप्लीट करो, और मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि कितने ज़्यादा लोग सीरियसली इस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले उन सभी लोगों को एक बहुत ही बड़ा सॉरी जो ये सीरीज में एकदम लगभग मन से एकदम पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने बहुत ही अच्छी कोशिश की, और मेरी वजह से उनकी जो प्रैक्टिस है, उनकी जो कंटिन्यूटी है, उनकी जो कंसिस्टेंसी है, उसमें रुकावट आई है। सो अ बिग सॉरी फॉर दैट। और आप सब जानते हो जैसे ये सीरीज कंप्लीट होगी, जैसे ही 13 चैप्टर्स पूरे आ जाएंगे, उसके बाद आपको मैं 4 मॉक टेस्ट भी दूंगा। तो ये मॉक टेस्ट को अगर आप इन डिटेल सॉल्व कर देते हो, प्रैक्टिस करते हुए क्वेश्चंस को, तो डेफिनेटली आपके जो पास होने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन एट द एंड, जैसे कि मैंने पहले की वीडियोस में भी बोला है, आज भी बोल रहा हूँ कि आपको अगर इसमें अच्छे से एकदम एकदम बेस्ट लेवल पे पास होना है, साथ ही साथ लाइफ लॉन्ग की लर्निंग्स को कंटिन्यू रखना है, तो आपको खुद के लेवल पे इसको सीखना होगा। ऐसा नहीं कि खाली एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ा और बाद में भूल गए। ये जो लर्निंग है, रिसर्च एनालिस्ट का जो काम है, ये डे बाय डे इंप्रूवमेंट्स का काम होता है। सो यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू फेस न्यू चैलेंजेस, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो आती रहेगी। अब जैसे कि मार्केट गिर रहा है, अब पिछले 4-5 महीने से कंटिन्यूसली मार्केट गिरते जा रहा है, तो ऐसे केस में रिसर्च एनालिस्ट का रोल क्या होगा, कौन सी कंपनीज को टाइम पे सेल करना है, अभी कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जिसको स्पॉट ऑन करके बाय करना है, ये सब करने का जो काम है ये बहुत ही ज्यादा हाईली स्किलफुल है। और इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो लाइफ लॉन्ग चलते रहेगा। डे बाय डे यू नीड टू इम्प्रूव दैट। सो एग्जाम को अगर पास करने के परस्पेक्टिव से पढ़ रहे हो, सो ये एग्जाम दो ही मत, एग्जाम इसे सीखने के परस्पेक्टिव से कर रहे हो, तो एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा और डेफिनेटली लाइफ टाइम ये लर्निंग्स काम आएगी। तो चलिए बिना किसी रुकावट के आज के चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का है हमारा लेक्चर नंबर 7, यानी चैप्टर 7, जिसका नाम है कंपनी एनालिसिस क्वालिटेटिव डायमेंशंस। जी हाँ, ये कंपनी एनालिसिस का जो चैप्टर है ये इतना ज्यादा बड़ा है कि रिसर्च एनालिस्ट के सिलेबस के अंदर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो भी चैप्टर वाइज। यानी चैप्टर 7 में हम कंपनी एनालिसिस सीखेंगे बाय द क्वालिटेटिव डायमेंशंस, यानी क्वालिटेटिव लेवल पे किस तरह मैनेजमेंट को स्टडी करना होता है, क्या वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस है। और अगला जो चैप्टर है यानी चैप्टर 8, वहां पर भी हम कंपनी एनालिसिस के बारे में सीखेंगे, लेकिन क्वांटिटेटिव मेथड्स, यानी किस तरह फाइनेंशियल रेशियोज को फाइनेंशियल एनालिसिस करके आप ये पता लगा सकते हो कि नंबर्स के बेस पे कंपनी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। तो आज का जो पूरा फोकस होगा वहां पे नंबर्स का कोई काम नहीं है, सिर्फ जो व्यू होता है, जो पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह चेंज हो सकता है, पर्सपेक्टिव किस तरह बनाना होता है, किस तरह कोई भी कंपनी के बारे में एक बायस बनाना होता है, उसके ऊपर फोकस रहेगा। तो ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो नंबर्स के आने के बाद है ना, गेम थोड़ा इजी हो जाता है। क्योंकि आपको अगर मैं बता दूंगा कि अगर कोई चीज 2 के ऊपर है और अच्छी है, 2 के नीचे खराब है, तो आपको पता है कि अगर कोई नंबर है, जैसे करंट रेशो है, 2 के ऊपर है तो अच्छा है, वही 1.5 या 1 के नीचे तो थोड़ा खराब है, तो वहां पे आपको एक मेजर मिल जाता है कि किससे कंपेयर करना है। लेकिन जब क्वालिटेटिव की बात आती है, यानी कंपनी की क्वालिटी पता लगानी है, कंपनी का फ्यूचर पता लगाना है बेस्ड ऑन द क्वालिटी, कि करंटली उसकी मैनेजमेंट किस तरह है, एक ऐसी चीज के बारे में अपना जजमेंट देना है, एक ऐसी चीज के बारे में सिनेरियो बनाना है जो चीज रियल में दिखती नहीं है। नंबर से रियल में दिखते, लेकिन जो क्वालिटी है, जो मैनेजमेंट है, वो क्वालिटी कैसे टच करोगे, तो वो तो आपको फील करनी होगी, और फील करने के बाद उस पर सिनेरियो बनाकर एक प्रॉपर एनालिसिस को प्रेजेंट करना होगा। सो क्वालिटेटिवली कोई भी कंपनी को मेजर करना इज फार मोर डिफिकल्ट देन क्वांटिटेटिवली। तो आज के लेक्चर में हमारा फोकस इस पे ही होगा कि किस तरह हम डिफरेंट मेथड्स को यूज करके कोई भी कंपनी की क्वालिटी के बारे में पता लगा सकते हैं, उसकी मैनेजमेंट की क्वालिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला वे आता है कि अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एंड बिजनेस मॉडल। कि मैं डे 1 से बोलते आ रहा हूं कि कोई भी कंपनी में घुसने से पहले, कोई भी कंपनी में इंडिविजुअल लेवल पे भी इन्वेस्ट करने से पहले, वो कंपनी के धंधे को समझो, वो कंपनी करती क्या है, वो कंपनी का पास्ट किस तरह रहा है, कंपनी का जो यूटिलिटी है उसका यूज केस क्या है। आज की डेट में ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनका बिजनेस अभी तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन आने वाले टाइम में जो ग्रोथ है वो 10x 20x 100x तक हो सकती है। क्योंकि देखो हम कैसे बिजनेसेस को ढूंढते हैं जहां पे जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो एक्सपोनेंशियल है। अभी मैं एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर कभी भी लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं मेरे पोर्टफोलियो में वो है नहीं, पोर्टफोलियो में वो है, लेकिन बहुत ही कम हिस्सा है उनका। मेरी इन्वेस्टिंग कैपेसिटी का केवल 15 to 20% लार्ज कैप्स में जाता है। द रीजन इज क्योंकि देखो लार्ज कैप अगर कितना भी अच्छा मार्केट कर ले या कंपनी कितना भी बड़ा कर ले, तो भी लार्ज कैप कंपनीज मैक्सिमम आपको 15, 20 या 25% दे सकती है ऑन एन एवरेज। वहीं पर स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज आप देख सकते हो एक एक साल में 3 गुना 4 गुना हो जाती है। अब ये तो बुल मार्केट की बात है। अब मैं ये मानता हूँ कि बेयर मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप टूटता भी वैसे है, लेकिन कंपनीज अगर अच्छी है तो टूटने दो ना। उल्टा ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट मोर फंड्स। तो ऐसे टाइम पे अभी जैसा मार्केट टूट रही है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सारे जगह से पैसे निकाल के स्मॉल कैप मिड कैप में डाल दो।
अच्छी कंपनीज को स्पॉट ऑन करो, देखो कि उसमें ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट सही आ रहे, कंपनी प्रॉफिट पे प्रॉफिट बना रही है, लेकिन मार्केट के डाउनफॉल के चलते आउटफ्लोस, मनी आउटफ्लोस, फॉरेन फंड्स के आउटफ्लोस के चलते वो स्टॉक अगर गिर रहा है, तो ऐसे केस में कोई बुराई नहीं है, वो स्टॉक को आप खरीद लो। क्योंकि अगर जो चीज आपको 500 रुपए पे अच्छी लग रही है, अब टूट के अगर वो 200 पे मिल रही है, तो तब क्यों घबरा रहे हो? अगर 500 पे कोई अच्छी है, इसका मतलब आपने 500 पे जब वो स्टॉक को लिया, तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे ना कि वो स्टॉक 600, 700, 800, 1000 तक जाए। तो जब 500 का स्टॉक 1000 हो सकता है, तो जब सेम चीज को आप 500 पे खरीदने के लिए रेडी थे, तो व्हाई यू आर नॉट रेडी टू परचेस दैट पर्टिकुलर थिंग एट 200? सेल लगती है तो हम 5000 की जींस 2000 में ले लेते हैं। तो यही सेम चीज जब स्टॉक मार्केट में होती है, तो पब्लिक भागती क्यों है? दिस इज द टाइम यू शुड स्टे इन्वेस्टेड, क्योंकि अभी आपका जो एवरेजिंग आउट का बेनिफिट मिलेगा, और विद टाइम वो कंपाउंडिंग की मदद से इतना ज्यादा बड़ा बन जाएगा कि यू विल बी सिटिंग ऑन अ वेरी बिग वेल्थ। लेकिन आप सब लोग यही बोलेंगे कि बोलने को तो सब लोग बोल देते हैं। मैं बहुत से लोगों को पर्सनली मिला हूं, जैसे मार्केट गिर रही है ना, उनका ओपिनियन चेंज हो गया। अर्लियर दे यूज्ड टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द मार्केट, बट एज सून एज द मार्केट स्टार्ट फॉलिंग, नाउ दे आर सो पेसिमिस्टिक। सो हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें फोकस करना है कि कंपनी की ग्रोथ क्या है, कंपनी की क्वालिटी क्या है, मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है। सब अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट बना रही है, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन मार्केट डाउनफॉल के चलते अगर वो कंपनी इफेक्ट हुई है, सो इंस्टेड ऑफ सेलिंग द कंपनी और सेलिंग द स्टॉक, you should go and buy some more stocks of that company so that it would be beneficial for you in the future. और ये कैसे होगा? ये इसी लेवल से होगा कि कंपनी के धंधे को समझो, अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड द बिजनेस मॉडल। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा है कि अमेजॉन क्या करता है? अब मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल है जो कनेक्ट करता है, बायर्स एंड सेलर्स को कनेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म है। तो वैसे अमेजॉन जैसा बिजनेस है जिसका काम विद टाइम बढ़ते ही जाने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आएगा वैसे वैसे वो ऑर्डर करेंगे। और आज देखो, आज का जो इतनी लाइफ बिजी हो गई है कि कोई भी मार्केट में जाके खरीद नहीं रहा है चीजें। जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, फिर जोमेटो, ऐसे जितने भी जो क्लाउड वाले बिजनेस है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, वो कितने ज्यादा चल रहे हैं आपको भी पता है। नो वन इज रेडी टू गो आउट। लोगों को अपना काम करना है, घर पे आना है, सब चीजें घर पे ही चाहिए। तो ऐसे बिजनेसेस पे ध्यान रखो जिनका यूटिलिटी, जिनका यूज केस बहुत ज्यादा है, और जो आने वाले 5, 6, 10 सालों में आपको अच्छा पैसा कमा के दे सकते हैं। इसलिए कंपनी के बिजनेस पे देखो कि बिजनेस क्या बोलता है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग बिजनेस मॉडल का की टेक अवे क्या आता है, 3 चीजों का यहाँ पे ध्यान रखो कि कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रीम देखो कि कंपनी किन किन सोर्सेज से पैसा कमा रही है। फिर कंपनी का कस्टमर बेस समझो कि कंपनी कौन से लोगों को सर्व कर रही है, कितने पॉपुलेशन के कितने परसेंटेज लोग हैं जो वो कंपनी की सर्विसेज या वो कंपनी के गुड्स को खरीद रहे हैं। और कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर देखो कि कंपनी वो प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा कर रही है और उसके मुताबिक में कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। क्योंकि एज एन इन्वेस्टर, एज अ रिसर्च एनालिस्ट, मैं एक ही चीज पे ध्यान रखता हूँ कि कंपनी का बॉटम लाइन जो नेट प्रॉफिट है वो ग्रो हो रहा है कि नहीं। मुझे ये मतलब नहीं कि कंपनी 2 लाख करोड़ का बिजनेस कर रही है या 2000 करोड़ का कर रही है या 200 करोड़ का कर रही है। आई नीड कंपनी प्रॉफिट परसेंटेज। मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी एटलीस्ट 20 to 25% सालाना का प्रॉफिट कमाए। अगर समझो कोई कंपनी 2 लाख करोड़ का बिजनेस कर रही है और वो प्रॉफिट कमा रही है केवल 20,000 करोड़ का, इसका मतलब वो 10% का प्रॉफिट कमा रही है। वहीं पर एक ऐसी कंपनी है जो 5,000 करोड़ का बिजनेस करती है, लेकिन वो कंपनी कमा रही है 2,000 करोड़, यानी वो 40% का प्रॉफिट कमा रही है। सो फॉर मी द साइज ऑफ द कंपनी डजंट मैटर, द बिजनेस ऑफ द कंपनी मैटर्स एंड हाउ मच प्रॉफिट इट जनरेट इट मैटर्स। क्योंकि कंपनी की बॉटम लाइन देखोगे, कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो कंपनी का सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि वो बढ़ेगा तो जो शेयर होल्डर है उसके जेब में ज्यादा पैसा आएगा। फिर कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखो कि अपने पीयर्स के मुताबिक वो कंपनी किस तरह एक एडेड एडवांटेज देती है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है एप्पल का इकोसिस्टम। एप्पल का जो iOS सिस्टम है वो एंड्रॉइड के मुताबिक किस तरह बेटर है और किस तरह उसमें ज्यादा फंक्शंस आप यूज कर सकते हो, उसकी कंपैटिबिलिटी क्या है, वो कितना ज्यादा एक्सेसिबल है, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, वो सब का ध्यान रखो। जैसे बेस्ट एग्जांपल है कोका कोला की ब्रांड लॉयल्टी। अब देखो मार्केट में हजारों सॉफ्ट ड्रिंक्स है, लेकिन जब भी अगर आप मेजोरिटी पब्लिक से पूछोगे क्या पिएगा, कोक पीऊंगा, क्या पिएगा, थम्स अप पीऊंगा। पहले बाद में वो बिग कोला पी ले या फिर आसपास का कोई ब्रांड पी ले, लेकिन बोलने के टाइम क्या बोला जाता है, कोक पीऊंगा। और जो ब्रांड लॉयल्टी का इधर वर्ड मैंने यूज किया, ब्रांड लॉयल्टी इन द सेंस कि ऐसे कितने लोग हैं जो थम्स अप नहीं कोक ही पीएंगे। उनको अगर कोक चाहिए, अगर वो बिरयानी खा रहे हैं तो उसके साथ उनको कोक ही चाहिए। आप अगर वेटर आके बोलेगा कि सर कोक अवेलेबल नहीं है, थम्स अप है, दे विल नॉट ड्रिंक इट। सो दिस इज द ब्रांड लॉयल्टी। तो ऐसे बिजनेसेस को चूज करो जहां पे ब्रांड लॉयल्टी है। ऐसे बिजनेसेस को देखो जहां पे उनके पास एक कोई भी एडेड एडवांटेज है ओवर देयर कॉम्पिटिटर्स। क्योंकि अगर 10 लोग सेम चीज बना रहे तो जो कस्टमर आएगा उसके पास 10 डिफरेंट चॉइसेस है, लेकिन वही 10 लोगों में से अगर एक कोई बंदा है वो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है सेम भाव में, तो जो कस्टमर है वो पहले वो बंदे के पास जाएगा और उसको अगर वो बंदे का प्रोडक्ट नहीं पसंद आया
तो फिर वो बाकी के 9 बंदों पे ध्यान देगा। सो दिस इज द पावर ऑफ हैविंग एन एडेड एडवांटेज। अपने कॉम्पिटिटर्स के मुताबिक अगर आपकी कंपनी का एक एडेड एडवांटेज है, एक्स्ट्रा एडवांटेज है, सो यू शुड ऑलवेज गो एंड लुक आउट फॉर दोस कंपनीज फर्स्ट। ऐसी कंपनीज को ढूंढो जहां पे एक एडेड एडवांटेज मिलने वाला है। तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज वाले पॉइंट के अंदर हमें 3 की टेकअवेज मिलते हैं। अब यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, उसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जो एडेड वो एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, वो कितना सस्टेन कर सकता है, वो आज कंपनी एडेड एडवांटेज दे रही है, वो कब तक दे सकती है, उसके बारे में एनालाइज करो। कंपनी की मार्केट पोजीशनिंग देखो कि कंपनी अपने आप को किस तरह मार्केट में पोजीशन कर रही है। भले उसका मार्केट शेयर छोटा है, लेकिन क्या वो छोटा मार्केट शेयर ग्रो कर रही है, या फिर अगर उसका मार्केट शेयर बड़ा है तो वो कितना ज्यादा और बढ़ सकता है, कितनी उसमें ग्रोथ पोटेंशियल बची है, ये सब देखो। एंड टुडेज वर्ल्ड इज अ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, तो वो कंपनी टेक्नोलॉजी के साथ कितनी ज्यादा एडेप्टेबल है, कितना ज्यादा वो टेक्नोलॉजी को अपने काम के अंदर यूज कर रही है, उस पर ध्यान रखो। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी आज टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट जा रही है, सो इट मींस दे आर गोइंग अगेंस्ट मनी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज मनी इन टुडेज टाइम। फिर कंपनी की क्वालिटी को एनालाइज करने का जो तीसरा तरीका है, वो एक बहुत ही फेमस तरीका है, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, वो है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। हर एक कंपनी के पास ये 4 चीजें होती है। उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसकी क्षमता क्या है, उसके पास एडिशनल एडवांटेज क्या है, जो उसकी खूबी है वो क्या है, उसके पास वीकनेस होती है, ऐसा कोई पॉइंट रहेगा जहां पे वो किसी से हार सकता है। अब देखो, कोई भी इंसान है, इंसान तो कोई भी एकदम परफेक्ट नहीं है, हर एक बड़े से बड़ा इंसान है, उसमें कोई ना कोई कमी होती है। वैसे कोई भी कंपनी कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। भले अभी अभी रिलायंस है, टाटा मोटर्स है, बड़े नाम है, वी नो दिस कंपनीज आर परफेक्ट, दे आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड, ये कंपनीज कभी डूबने नहीं वाली है। लेकिन कहा ना कहा अगर इसको आप पूरी तरह एनालाइज करोगे ना, तो कहा ना कहा इनमें भी एक वीकनेस होती है जहां पर इनका कॉम्पिटिटर इनको हरा सकता है। तो वीकनेसेस के बारे में देखना होता है। फिर उसके बाद ओटी आता है, यानी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। देखो कि आगे आने वाले टाइम में कंपनीज के पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या वो चीजें जहाँ पे कंपनी कैपिटलाइज कर सकती है, कहाँ पे वो कंपनी का पैसा बड़ा बनेगा। और एक बार अपॉर्चुनिटीज मिल गई तो हर जगह जहाँ पे अच्छी चीजें होती है, जहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं, तो कुछ बुरी चीजें भी होती है। एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स। तो फिर वो कंपनी के थ्रेट्स के बारे में देखो कि कंपनी को क्या खतरा है, ऐसी कौन सी चीज है जिससे कंपनी की जो अपॉर्चुनिटी है वो थ्रेट में बदल सकती है, या फिर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से कंपनी का जो ग्रोइंग बिजनेस है वो आने वाले टाइम में बैकलैश हो सकता है। सो स्वॉट एनालिसिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू एनालाइज एनी कंपनी, जिससे हमें कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी की क्वालिटी के बारे में A to Z इन डिटेल सब कुछ पता चल सकता है। फिर चौथा पॉइंट है कंपनी का मैनेजमेंट और गवर्नेंस देख लो, यानी कंपनी को चला कौन रहा है, कंपनी के मैनेजमेंट पैनल पे कौन बैठा है। अब टाटा मोटर्स है, जैसे टाटा का नाम आता है, वी नो रेप्यूटेड लोग बैठे जिनके पास हाई टेक्नोलॉजी है, जिनका जो दिमाग है वो नॉर्मल आदमी से ज्यादा चलता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली टाटा का नाम आता ही हमें ट्रस्ट आ जाता है, हमें ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, और हमें लगता है कि ये टाटा की कंपनी है तो ये कंपनी डेफिनेटली अच्छा ही होगा। टाटा का नाम आते ही लोगों के मन में चैरिटी आ जाती है। एंड दिस इज गुड एंड दिस इज हाउ इट शुड बी, क्योंकि टाटा ने वैसा, जो टाटा ग्रुप है उन्होंने पिछले 100-200 सालों में ये चीजें की है। सो कंपनी का ट्रस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, लोगों का ट्रस्ट कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो अब बड़ी बड़ी कंपनीज में तो हमें कोई ट्रस्ट इश्यूज होते नहीं, जैसे महिंद्रा कंपनी है, सो वी नो आनंद महिंद्रा अ ग्रेट गाय, अगर वो पैनल पे है तो डेफिनेटली कंपनी अच्छी है, भले टाइम खराब हो सकता है, कंपनी अच्छी है। इन्फोसिस का नाम आया, नारायण मूर्ति सर ऑन द पैनल बैठे, वी नो वो एज अ पर्सन कैसे है, उनका वर्क एथिक किस तरह है, उनकी डिसिप्लिन किस तरह है, तो वी नो अगर वो कंपनी के पैनल पे डेफिनेटली कंपनी अच्छा करेगी। टाटा ग्रुप में जब तक रतन टाटा सर थे तो एवरीवन वाज, वो आदमी के इतने बड़े फैन थे कि कंपनी तो चलना ही है। अभी भी उनके जाने के बाद भी कंपनी बहुत ही अच्छे हाथों में, बहुत ही सक्षम हाथों में, और विद टाइम में लेगेसी चलती होगी। लेकिन ये तो सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज की बात है ना, हम किस पे फोकस करते हैं, हम स्मॉल कैप पे, मिड कैप पे आजकल लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा है। तो वैसे सेक्टर में कभी भी आप इन्वेस्ट करने के पहले मैं आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछता हूँ, किन किन लोग ने इन्वेस्ट करने से पहले कभी कंपनी को चला कौन रहा है, उसके मैनेजमेंट पे कौन बैठा है, वो कंपनी का जो प्रमोटर उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कितना पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो उसने कोई फ्रॉड किया है, उसने अगर बैंक से लोन लिया है तो उसको टाइम पे रिपेमेंट किया है, ये सब रिसर्च कभी की है, नहीं की है। और इंडिविजुअल लेवल पे देखो, एट द स्टार्ट कोई भी नहीं करता, ये एक लेवल पे आने के बाद, कुछ चीजें सीखने के बाद डेफिनेटली आप वेल वर्स्ड होते हो। सो अब से अगर कोई भी कंपनी के बारे में इन्वेस्ट करना है ना, कोई भी कंपनी के बारे में पढ़ना भी है, तो स्टार्ट विथ कि वो कंपनी को चला कौन रहा है। भले कंपनी के नंबर्स कितने ही अच्छे हों दो, लेकिन नंबर्स को घुमाने में तो देखो आजकल इट्स एन इजी टास्क। आप ऑन पेपर कुछ और दिखाओ, ऑडिटर्स को पैसा खिला दो, आपके हिसाब से ऑडिट होगा, और जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, लेकिन पैसा डूब भी सकता है। सो कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले लुक एट द मैनेजमेंट, लुक एट द गवर्नेंस एंड लुक एट द प्रमोटर्स, कंपनी को चला कौन रहा है। तो दिस इज द मेन पॉइंट। क्योंकि देखो कोई भी कंपनी को चलाने में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है बॉस, एक होता है लीडर।
वी नीड द कंपनीज हु हैव सेकंड टाइप ऑफ पीपल हु हैव लीडर्स। बॉस ऑर्डर दे सकता है, लीडर ऑर्डर देगा और वो ऑर्डर को कंप्लीट कराने में अपनी टीम की मदद करेगा। नारायण मूर्ति सर, आनंद महिंद्रा सर, देन लेट श्री रतन टाटा सर, ये जितने भी लोग हैं, ये लोग कभी भी बॉस नहीं थे। दे आर द लीडर्स, दे शोड दैट टीम द पाथ टू सक्सेस। वो वहां तक लेके गए। बॉस खाली पाथ बताएगा, बोलेगा वहां तक जाओ, मेरा बेनिफिट होगा। लीडर आपको वहां तक लेकर जाएगा। सो जिस बंदों के अंदर, जिन बंदों के अंदर, जिन मैनेजमेंट क्वालिटी में, जिस गवर्नेंस में, कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, जहां पे आपको लीडरशिप क्वालिटीज दिखती है अपार्ट फ्रॉम बॉस क्वालिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज जहां भी है, यू शुड गो फॉर दैट कंपनीज। लुक आउट फॉर दैट, लुक आउट टू दैट फाइनेंशियल्स। इफ द फाइनेंशियल्स आर गुड इन योर फेवर, कंपनी अच्छी लग रही है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है, डेफिनेटली इन्वेस्ट सम फंड्स, इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टाइम, अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। इट्स दैट सिंपल। ऑल यू नीड इज पेशेंस एंड गुड रिसर्च। फिर कंपनी की क्वालिटी जानने का अगला पॉइंट है कि प्राइसिंग पावर और सस्टेनेबिलिटी कितनी है। वो ये पॉइंट तो पहले ही कवर हो गया कि कंपनी के पास एडेड एडवांटेज क्या है, कंपनी के पास ऐसी क्या एक्स्ट्रा क्षमता है जिससे वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे हो जाएगी। अभी कोई प्रोडक्ट है, समझो सब लोग 100 रुपए में बेच रहे हैं, और अगर वही प्रोडक्ट आप 200 रुपए में बेचने जाओ तो क्या वो प्रोडक्ट बिकेगा? और अगर हाँ, तो कितने परसेंटेज लोग हैं पूरी पॉपुलेशन में, आपके कस्टमर बेस में से कितने ऐसे लोग हैं जो अभी भी वो प्रोडक्ट लेंगे? और अगर प्रोडक्ट लेंगे तो आप वो प्रोडक्ट कब तक बेच पाओगे, कब तक सस्टेन करोगे? क्योंकि एक बंदा है, उसको पता है कि सेम चीज मुझे 100 में मिल रही है, तो आपसे 200 में क्यों लेगा? और अगर वो आपसे 200 में ले रहा है तो आप उसको क्या एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा रहे हो, और आप कितने टाइम तक वो एक्स्ट्रा चीज प्रोवाइड करते रह पाओगे? तो दिस इज द पावर ऑफ प्राइसिंग, दिस इज द पावर ऑफ सस्टेनेबिलिटी। प्राइसिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट सस्टेनेबिलिटी है कि आप कितनी देर तक मार्केट में टिके रह सकते हो। कोई भी चीज पे टिके रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू सस्टेन, यू नीड टू शो अप। अगर एक इंसान की लाइफ देखोगे तो, स्पेशली एक मिडिल क्लास आदमी की लाइफ, लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, डाउन ज्यादा आएंगे, अप्स कम आएंगे। लेकिन वो डाउन्स में, एट योर बैड डेज, इफ यू शो अप, आप दिखोगे, आप काम करोगे, आप कंसिस्टेंट रहोगे, so definitely over the long period of time you are going to get succeed and you will be sitting on a good amount of money. All you need, as I always say, that all you need is patience and good research. It's that simple. और प्राइसिंग पावर की बात करूं तो बेस्ट एग्जांपल है लुई विटॉन। लुई विटॉन के एक बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव ब्रांड है। वो बैग्स या फिर वो कपड़े या फिर वो ज्वेलरी, जेम्स, वो सब वो चीजें नहीं सेल करता, दे सेल एक्सक्लूसिविटी। तो उसने वो ब्रांड वैल्यू बनाई है, एक दिन में नहीं बनी, कुछ सालों में बनी, लेकिन बनी। आज के टाइम में ऐसा है कि लुई विटॉन सस्ता प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता, कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि वो एक्सक्लूसिविटी के लिए जाना जाता है। तो अल्ट्रा रिच, जो एकदम एलिट क्लास के लोग हैं, वो उसको अफोर्ड कर पाते हैं। 2.5-3 लाख से तो बैग चालू होते। सो आप समझ सकते हो कि कहां तक जा सकता है वो। क्योंकि कोई भी कंपनी के पास अगर प्राइसिंग पावर और सस्टेनेबिलिटी है, दो चीजें, तो उसके पास एक स्ट्रेंथ रहती है, एक मार्केट में इलास्टिसिटी रहती है, एक मार्केट में कॉन्फिडेंस रहता है कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स के अलावा, अपने कॉम्पिटिटर्स के मुताबिक एक अच्छा प्रोडक्ट सेल कर सकता है और लॉन्गर टर्म के लिए अपने प्रॉफिट्स को सस्टेन करा सकता है। ही हैज दैट पावर। फिर अगले कुछ पॉइंट्स एकदम कॉमन है कि कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखो कि कंपनी किस तरह बनी है, कंपनी के अंदर कितने डिविजन्स है, कंपनी का मैट्रिक्स किस तरह है। नाउ व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की जो एफिशिएंसी है वो आपस में कितनी ज्यादा अच्छी है, और कंपनी के अंदर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स किस तरह आपस में काम करके एक अच्छा फाइनल आउटपुट दे सकते हो। एफिशिएंसी को आप जब ट्रैक करोगे तो दैट इज द मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स क्या होता है? कोनों के अंदर जो 4 कोने हैं उसके अंदर जो एक चौकंड ऐसा बनता है, दैट इज मैट्रिक्स। सो अलग अलग कंपनी के डिपार्टमेंट्स में आपस में जब काम होके एक एफिशिएंसी लेवल पे काम होता है, सो एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है, कितना अच्छा है, और किस तरह से कंपनी के प्रॉफिट्स पे बेनिफिट कर सकती है, दैट यू नीड टू चेक आउट। फिर कंपनी के रिस्क के बारे में देखना होता है कि कंपनी के अंदर किस तरह के रिस्क है। कोई ऑपरेशनल रिस्क है, कंपनी के अंदर सब ऑपरेशंस बराबर चल रहे हैं, कोई रेगुलेटरी रिस्क तो नहीं है, कंपनी सारे नॉर्म्स को, सारे रेगुलेशंस को, सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। और कंपनी की फाइनेंशियल रिस्क किस तरह है, ऐसा तो नहीं कि कंपनी ने औकात से ज्यादा डेट लेके रखा है, अब डेट रिपेमेंट नहीं होगा, फिर कंपनी बंद हो जाएगी, बैंकरप्सी हो जाएगी, सब चेक करना होता है। सो ये तो फाइनेंशियल एनालिसिस किस तरह होता है वो आने वाले अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी तो कंपनी एनालिसिस का सिर्फ क्वालिटेटिव व्यू चल रहा है। अगला लेक्चर तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहां पे मैं आपको एकदम लाइव एग्जांपल सिखाऊंगा कि कोई भी कंपनी का क्वांटिटेटिव एनालिसिस किस तरह होता है, किस तरह आप फाइनेंशियल रेशियोज को पढ़ सकते हो, किस तरह उसका एक मीनिंग निकाल सकते हो, कौन से अच्छे रेशियोज है, कौन से बुरे, सारी चीजों को इन डिटेल देखेंगे। तो एक बार रिस्क देख लिया, फिर कंप्लायंस देख लो। अब कंप्लायंस यानी कि रेगुलेटरी रिस्क, जो बात मैंने कर दी कि कंपनी सारी गाइडलाइंस और सारे नॉर्म्स को, रेगुलेशंस को, फिर जितने भी के जो क्या बोलते हैं,
एकदम कंपलसरी, जो कंपलसरी चीजें रहती है उसको एक वर्ड है। एक तो ईएसजी हो गया आजकल, जैसे एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, वो कंपनी को करना ही पड़ता है। फिर कंपनी को सीएसआर करना पड़ता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंपनी किस लेवल पे कवर कर रही है, कितना पोर्शन अपने प्रॉफिट्स का वाया एलोकेट कर रही है, वो सब भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि कंपनी कोई भी स्टेज पर किसी भी रूल को, रेगुलेशन को तोड़ती है तो कंपनी पे बैड इफेक्ट डाल सकते हैं। और अगर कंपनी कंसिस्टेंटली यही चीजें दोहरा रही है, मिस्टेक को बार बार कर रही है, एक बार गलती होती है, बार बार करना जानबूझ के होता है। इन दिस केस वो कंपनी पे बैड इफेक्ट पड़ सकता है और वहां से इन्वेस्टर्स का पैसा बाहर निकल सकता है। और एक बार बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा बाहर निकल गया, हम जैसे छोटे इन्वेस्टर फंस जाते हैं और फिर वही चीज हो जाती है। 200 रुपए का स्टॉक 100 का हो गया, 50 का हो गया, 2 रुपए का हो गया, 1 रुपए का हो गया, 0 हो गया, डीलिस्ट हो गया। और फिर एट द एंड ऐसे लोग आके मार्केट को गाली देंगे एंड ऑल। सो lack of research is the reason of that. If you have good research, if you have good patience, and if your view and your analysis का तरीका is very good, then sure shot आपको अच्छे results मिलेंगे ही। भले टाइम लगेगा, but definitely if the company is good and your research and analysis का तरीका is good, so definitely अच्छे results मिलने वाले। तो कंपनी की क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के डिफरेंट सोर्सेस क्या है? तो आज तो के डेट में ये क्वेश्चन का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यूट्यूब, गूगल, कंपनी के वेबसाइट्स, फिर मैगजीन्स, इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़पेपर, मिंट का न्यूज़पेपर, ऐसे कितने ज्यादा वाइड वैरायटी ऑफ सोर्सेस है जहाँ से हर एक कंपनी का A to Z डेटा मिल जाएगा। कोई डेटा फ्री होता है, कोई पेड होता है। अगर थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एकदम डीप में जाके पढ़ना है तो पेड डेटा ले लो। अगर फ्री में, मैं तो बोलता हूँ इनिशियल लेवल पे तो फ्री में इतना सारा डेटा है कि आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। मैं इतने सालों से भी मार्केट में, 4-5 साल हो गए, लेकिन आज तक मैंने बहुत कम कोई पेड डेटा को यूज किया है। क्योंकि मैं, देखो, मैं ऐसा नहीं कि 100-200 करोड़ संभाल रहा हूँ। मैं जो भी फंड संभाल रहा हूँ वो छोटे लेवल पे, और जो मैं खुद के भी फंड्स कर रहा हूँ वो छोटे लेवल पे। उसके लिए मुझे इतना सफिशियंट डेटा मिल जाता है फ्री लेवल पे कि मेरा काम चल जाता है। अगर मुझे कभी जरूरत है तो मैं ले लेता हूँ डेटा, बट नॉट ऑलवेज। तो ये माइंडसेट से मत आओ कि मुझे यहाँ पे पैसे खर्च करने होंगे। देखो, अगर सीखने की चाह है ना और फ्री में करने का तरीका आता है, तो बड़ी से बड़ी चीज भी फ्री में मिलती है। अब मैं यहाँ पे ओपनली बोल नहीं सकता हूँ, सोर्सेज आपको भी पता है कि कहाँ पे क्या क्या फ्री मिलता है। तो जब बाकी सब फ्री मिल सकता है तो ये भी फ्री मिलता है। गो फॉर इट, स्टार्ट योर रिसर्च, काम करना तो शुरू करो। विद टाइम इतने पैसे आ जाएंगे कि जो पेड डेटा है वो भी फ्री लगेगा, कचरे जैसा ले लोगे। इट विल हैपन द कोर्स ऑफ टाइम, आराम आराम से करो, हो जाएगा। इसी के साथ लेक्चर के कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस के मेथड सीखे कि किस तरह कंपनी की मैनेजमेंट को आप पढ़ सकते हो। एक ऐसी चीज के बारे में आप कंक्लूजन दे सकते हो जो चीज आपको दिखती नहीं है, लेकिन उसके ऊपर आपका व्यू है, आपका ओपिनियन है, आपका बिलीफ है। बिकॉज एट द एंड इट्स बिलीफ, इट्स ट्रस्ट। कोई अभी जैसे ट्रेडिंग करते हैं जो लोग, चार्ट उनको दिख रहा है, सपोर्ट है, यहाँ से अभी स्टॉक ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस तक जाएगा। सपोर्ट पे आके रेजिस्टेंस तक गया है, तो वो क्यों है? बिकॉज दैट इज द बिलीफ, क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है और प्रोबेबिलिटी कि फ्यूचर में ऐसा होगा, इंडिकेटर्स वो दिखा रहे। अब जरूरी ही नहीं कि सपोर्ट से प्राइस ऊपर ही जाएगा, नीचे भी तो आ सकता है। मोस्टली, मतलब बहुत केसेस में नीचे आता है, बट ये बिलीफ तो नहीं टूटता ना कि वो ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 100 में से 90 बार या 10 में से 9 बार सपोर्ट को टेस्ट करके प्राइस ऊपर जाता है। दैट इज द बिलीफ। सेम गोज विद अवर रिसर्च। रिसर्च में क्या कर रहे हैं हम? बिलीफ होना चाहिए। तो बिलीफ किस तरह होगा? अगर आपका बायस ही रॉन्ग है, आपको ऐसा ही लगते रहेगा कि कंपनी खराब है, सब खराब है, स्टॉक मार्केट जुआ है, यहाँ पैसा डालूंगा बर्बाद हो जाएगा, जहां पैसा डाल रहा हूँ नीचे जाएगा, तो दिस इज नॉट द राइट वे एंड दिस इज नॉट हाउ यू गोइंग टू मेक गुड मनी। बड़ी वेल्थ बना, देखो पैसा तो कमा लोगे इधर उधर सोर्सेस से, वेल्थ बनाना है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे। स्टे इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म and the approach should be good research and good analysis. That's all. So with this हमने चैप्टर 7 कंपनी एनालिसिस का जो पार्ट 1 है, यानी कि क्वालिटेटिव डायमेंशंस, उसको इन डिटेल कवर किया। कंपनी के मैनेजमेंट को किस तरह पढ़ सकते हो उसके बारे में सीखा। तो ये लेक्चर के बारे में, ये चैप्टर के बारे में कोई भी अगर आपके अंदर डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी वंस अगेन अ बिग सॉरी टू एवरीवन जिनको भी ये डिले महसूस हुआ है, आई एम सो सॉरी। अब से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रेगुलर इंटरवल्स में मैं अच्छे खासे प्रॉपर वीडियो के लेक्चर्स डालते रहूं, आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करूं, एंड आई विल नॉट गारंटी यू बट आई विल गिव यू बिलीफ दैट आने वाले 1-1.25 महीने में ये जो सीरीज है कंप्लीट कर दूंगा मॉक टेस्ट के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो का इन्फॉर्मेशन कंटेंट पसंद आया तो लाइक करो, शेयर कर दो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिकॉज बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ, बना रहा हूँ, लेकिन बनाते रहूंगा, और ऐसे आपका प्यार देते रहो तो आप भी आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ूंगा।
अच्छी रिसर्च करेंगे, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। So thank you so much for watching this video. Please like it, share it, and subscribe the channel for more. This is Mohit Lamba signing off.